हेलो एवरीवन। आइए आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाती हूँ जिन्होंने अपने विचारों से खुर्जा के बीच में एक भारी छाप छोड़ी है। तो सर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। सर मेरा सवाल भारत में गरीबी को लेकर है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि गरीबी को आप किन तथ्यों में देखना चाहते हैं। पहले मैं दर्शिका जी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि दर्शिका जी दिल्ली से यहाँ तक चल के आईं। मैं बताना चाहूँगा कि मैं भारत की गरीबी को खिलाड़ियों में, पूंजीपतियों में, नेताओं में, अभिनेताओं में और मीडिया जगत और डॉक्टरों में देखना चाहता हूँ। ओके, तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्रिकेट को आप गरीबी का दोषी कैसे मान सकते हैं। मैं प्रिय भारतवासियों को बताना चाहूंगा कि प्रिय भारतवासियों, मुझे क्रिकेट से कोई भी किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। यदि मुझे आपत्ति है तो सिर्फ इनके वेतन को लेकर आपत्ति है, और वेतन को लेकर मुझे इसलिए आपत्ति है कि भारतीय सरकार प्रत्येक साल प्रत्येक खिलाड़ी को अपने राजकोष से लगभग लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए देती है। मैं पूछना चाहूंगा कि इतना महंगा पैकेज, इतनी महंगी सैलरी पूरे भारत के अंदर किसी की भी नहीं है जितनी महंगी सैलरी पर इन क्रिकेटरों को रखा जाता है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, यदि क्रिकेट पर इतनी महंगी सैलरी खर्च ही की जा रही है तो मैं पूछना चाहूंगा प्रत्येक भारतवासी से कि क्रिकेट से हम ऐसा प्राप्त क्या कर पा रहे हैं। क्रिकेट खेलने वालों को तो इतना ही बेहतर है कि क्रिकेट खेलकर वो फिजिकली बहुत मजबूत हो जाते हैं। उन्हें इतने भारी वेतन की देने की आवश्यकता हमें क्यों आ पड़ी। मैं बताना चाहूंगा मोहतरमा जी को कि बात समझिएगा कि 10 से 12 करोड़ जो एक खिलाड़ी के लिए दिया जाता है, ऐसे ही लगभग लगभग खिलाड़ियों की संख्या भारत में, यदि ऑफिशियल डाटा के अनुसार मैं बात करूं तो लगभग लगभग 300 से 400 खिलाड़ियों की संख्या है। मतलब क्रिकेट में ही नहीं है, फुटबॉल अलग हो गया, बैडमिंटन अलग हो गया, क्रिकेट अलग हो गया, महिला क्रिकेट अलग हो गया, और भी कई प्रकार के खेल हैं। सारे के सारे खेलों पर भारत सरकार बेवजह पैसा को बर्बाद कर रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत सरकार के पास और भी कार्य हैं करने के लिए, उन कार्यों पर भी अपना ध्यान दे। जैसे शिक्षा है, लेखक हैं, शिल्पी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, अस्पताल हैं, स्कूल हैं, इन पर क्यों नहीं भारत सरकार अपना ध्यान केंद्रित करती है। ये सारी की सारी चीजें निकृष्ट पर निकृष्ट होती जा रही हैं, और क्रिकेट को इतनी वरीयता या किसी भी खेल को इतनी वरीयता तब दी जा रही है जब हमारा देश भूखमरी की कगार पर आके खड़ा हो गया है। बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल ये है कि हमारी भारत की गरीबी में नेताओं का क्या योगदान है। दर्शिका जी ने पूछा है कि भारत की गरीबी में नेताओं का क्या योगदान है, तो मैं प्रत्येक भारतवासी को बताना चाहता हूं कि नेताओं का अहम योगदान इसलिए है भारत की गरीबी में कि देखिए, मैं दो पॉइंटों पर चर्चा करना चाहूंगा। एक पॉइंट तो यह है कि भारत में एक प्रकार की जो पार्टी होती है जिसे राष्ट्रीय पार्टी बोला जाता है, एक प्रकार की पार्टी होती है जिन्हें क्षेत्रीय पार्टी बोला जाता है। राष्ट्रीय पार्टी की बातें करूं तो मैं उसमें 3 पार्टियों को रख सकता हूं: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। समझिएगा। अगर क्षेत्रीय पार्टी की बात करूं मैं, तो मैं प्रत्येक भारतवासी को बताना चाहूंगा कि हर राज्य की अपनी अपनी 3 से 4 अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं। अब मैं बताना चाहूंगा प्रत्येक भारतवासी को कि इन क्षेत्रीय पार्टियों पर जो पैसा आता है, वह पैसा कोई पेड़ तो है नहीं कि पेड़ हिलाया इन्होंने और पैसा टूट के नीचे गिर पड़ा। ये जो पैसा आता है, यह आम जनता के इंटरनल टैक्स एंड एक्सटर्नल टैक्स के माध्यम से इकट्ठा होता है। और इंटरनल टैक्स और जो एक्सटर्नल टैक्स आम जनता का आता है इनके पास, वह पैसा इसलिए आता है कि उस पैसे से गरीबी, भुखमरी, अस्पताल, शिक्षा, महिला, इन सारी जगहों पर विकास किया जाए। लेकिन ये क्षेत्रीय पार्टियां करती क्या है कि अपने अपनी राजनीतिक पार्टी को मजबूत करने के लिए सारा का सारा पैसा उस मजबूती में लगा देती है। मैं पूछना चाहूंगा कि जब हमारे पास राष्ट्रीय पार्टी है 3 तो क्षेत्रीय पार्टियों की आवश्यकता क्यों आ पड़ी। पहली बात। दूसरी बात, यदि आवश्यकता आ भी गई
तो हम आम जनता के पैसा को उस क्षेत्रीय पार्टियों को चमकाने में क्यों लगाएं? दूसरी बात। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा, ये तो एक फैक्टर है जो सारा का सारा पैसा यहां लगाया जा रहा है। दूसरा फैक्टर ये है कि समस्त विश्व ने एक सिद्ध यह स्वीकार किया है कि पढ़ने से दिमाग का विकास होता है। तो मैं प्रत्येक भारतवासी से कहना चाहूंगा कि जितनी भी भारत सरकार द्वारा गवर्नमेंट नियुक्तियां हैं, भारत सरकार ने उन समस्त नियुक्तियों में कहीं ना कहीं प्राथमिकताएं दर्ज कर रखी हैं कि इस पोस्ट के लिए इतनी योग्यता होगी, इस पोस्ट के लिए इतनी योग्यता अनिवार्य होगी। लेकिन मैं बताना चाहूंगा प्रत्येक भारतवासी से कि भारतवासियों का भी यह मूल कर्तव्य है कि वह पूछे इन राजनेताओं से कि राजनेताओं की योग्यता निर्धारित क्यों नहीं की जा रही। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूं कि बिहार का डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव है। जब मैंने उसकी एजुकेशन को सर्च किया तो मैंने देखा कि तेजस्वी यादव 8वीं फेल व्यक्ति है। समझिएगा, जो व्यक्ति कभी पढ़ के अपने मस्तिष्क का विकास नहीं कर पाया, वो बिहार का विकास, बिहार के एक जिले का विकास, जिले के अलावा एक तहसील का विकास, गांव का विकास या किसी घर का विकास क्या खाक करेगा? खुद सोचिए, जिसके खुद दिमाग का विकास नहीं हो पाया है। हमारी भारतीय जनता यह समझ ही नहीं पा रही है। दूसरा मैं बताना चाहूं कि नरेंद्र मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी यह दावा करती है कि हमारी पार्टी बुद्धिजीवी नेताओं से भरी पड़ी है। मैं बताना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सन 2016 में स्मृति ईरानी, जिसने अपना पूरा जीवन बंबई में डांस करते में निकाल दिया हो, उन्हें भारत का एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया। खुद सोचिएगा, अगर इंटर फेल व्यक्ति या इंटर पास व्यक्ति को भारत का एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जा रहा है तो वह एजुकेशन में क्या परिवर्तन करेगा? खुद सोचिएगा। हमें अब यह कतई आवश्यकता है कि यदि हमारे लिए किसी पद पर जाने के लिए योग्यता अनिवार्य है तो इन विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा तक जाने वाले राजनेताओं की भी योग्यता होनी अनिवार्य है। यदि इनकी योग्यता नहीं है तो ये विकास क्या कर पाएंगे? सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फिल्म इंडस्ट्री को आप भारत की गरीबी के दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? फिल्म इंडस्ट्री की जब बात आती है कि भारत का गरीबी का दोषी कैसे ठहरा सकते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा प्रत्येक भारतवासी के लिए कि जब यह मूवी रिलीज होती है और अगर मान के चलिए भारतवासी इस मूवी को ना देखें तो मूवी फ्लॉप हो जाती है, इनका बजट भी घाटे में चला जाता है। हम खुशी खुशी इन अभिनेता और अभिनेत्रियों की मूवी को देखते हैं। इनका भी कोई दायित्व होता है, ये उसी मूवी से 1000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए कमाते हैं। इनका भी दायित्व होता है कि जिस गरीब जनता ने हमें इकट्ठा करके 1000 करोड़ रुपए पहुंचा दिए, हमारा भी दायित्व है कि इसमें से कुछ क्षणिक पैसा लेकर गरीब जनता में ही वापिस इसे उनके इम्प्रूवमेंट करने के लिए लगा देना चाहिए। लेकिन ये ठीक इसके विपरीत क्या करते हैं, हजारों करोड़ रुपए कमा के, ये समझिएगा प्रत्येक भारतवासी के हजारों करोड़ रुपए कमाने के बाद ये भारत का पानी तक नहीं पीते। ये 2000, 3000, ये 4000 रुपए किलो का पानी पीते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि यदि भारतीय जनता इनकी मूवियों को ही देखना बंद कर दे तो ये 4000 रुपए किलो का तो छोड़िए, ये काला पानी तो छोड़िए, ये सफेद पानी भूल जाएं, ये कार में चलना तो छोड़ो, पैदल चलना तक भूल जाएं। मैं बताना चाहूंगा इन नेता और अभिनेताओं का इतना बड़ा योगदान है भारत की गरीबी में कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां से आम गरीब जनता के पैसा को कमा कर ये और विदेशों में शॉपिंग करते हैं और विदेशों को अमीर बना रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा प्रत्येक भारतवासी को कि हम भारतवासियों को अब वास्तव में सतर्क होने की कतई आवश्यकता आ पड़ी है। यदि हमें अपनी अपनी गरीबियों को मिटाना है, यदि हमें अपने आप को सक्षम बनाना है, यदि हमें अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है तो ये सारी की सारी चीजों पर गौर करना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है सर। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हमारे भारत की गरीबी में पूंजीपतियों का क्या योगदान है?
दर्शिका जी ने पूंजीपतियों का प्रश्न उठाया है। मैं बताना चाहूंगा कि मैंने लगभग 1 साल भारी अनुसंधान इसी चीज पर किया कि मैं नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, गुड़गांव तक गया। मैंने लगभग ज्यादातर जहां तक संभव हो सकता था वहां तक कंपनियों का मुआयना किया और मैंने पाया, समझिएगा कि लगभग प्रत्येक कंपनी प्रत्येक मजदूर को 8,000 9,000 रुपए से अधिक नहीं दे पा रही है। मैं बताना चाहूंगा प्रत्येक भारतवासी को कि ये समस्त जो कंपनियां हैं, ये समस्त कंपनियां किसी ना किसी पूंजीपति की हैं। ये पूंजीपति आपके श्रम यानी श्रम मीन्स मजदूरी का तो शोषण कर रही हैं और मजदूरी का शोषण करके खुद अमीर बन के और एक ऐसी जगह पैसा को लुटा रहे हैं जहां लुटाने की दर्शिका जी कतई आवश्यकता नहीं है, और वह जगह है क्रिकेट जगत या फिल्म इंडस्ट्री जगत। मैं बताऊं क्रिकेट ही पर तो प्रत्येक भारतवासी अच्छी तरह जानता होगा। लगभग अब वर्तमान में आईपीएल की 8 से 10 टीमें हैं और इन आईपीएल की 8 से 10 टीमों को ये उद्योगपति ही खरीदते हैं। और आपको यह भी पता होगा कि यही उद्योगपति एक एक क्रिकेट खिलाड़ी पर लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। लेकिन जब मजदूरों के वेतन की देने की बात आती है या मजदूरों की सैलरी की बढ़ाने की बात आती है तब इनका दिल नहीं पिघलता है। लेकिन जब क्रिकेट खिलाड़ियों को अमीर बनाने की बात आती है तो पता नहीं ये कौन सी गरिमा दिखाते हैं। उन पर पैसा लुटाने के लिए कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं उन्हें पैसा लुटाने के लिए। मैं पूछना चाहूंगा कि आप सभी पूंजीपतियों का दिल इन गरीब लोगों के लिए क्यों नहीं पिघलता है जिन्होंने आपको पूंजीपति बना के खड़ा कर दिया। बिल्कुल सही बात है सर। तो सर मेरा अगला सवाल ये है कि हमारी भारत की गरीबी में मीडिया का क्या योगदान है? दर्शिका जी ने अब अंतिम प्रश्न किया है कि भारत की गरीबी में मीडिया का क्या योगदान है। तो मैं बताना चाहूंगा भारतीय मीडिया की आवाज आम जनता की आवाज नहीं रही। दर्शिका जी ना होकर ये पूंजीपतियों की सुरक्षा में पूंजीपतियों की आवाज है, पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा। दूसरी बात, मीडिया ने कभी भी भारतीय गरीब जनता के बुनियादी प्रश्नों को कभी भी रंगमंच पर लाके खड़ा ही नहीं किया। यह लोग इसलिए भी ऐसे बुनियादी प्रश्नों को लाके खड़े नहीं करते हैं कि यदि हम आम मजदूर की सैलरी की बातें इस रंगमंच पर लाके कहेंगे तो इन्हीं मीडिया के कर्मचारियों को जो ठीक ठाक एंकर की पोजीशन निभाते हैं, इनका पैकेज मैं भारतवासियों को बताना चाहता हूं। एक साल का 3 से 4 करोड़ रुपए पैकेज है। इन्हें पता है कि यदि हम आम जनता की मजदूरी पर डिबेट करें तो हमारी जो 3 से 4 करोड़ रुपए पर ईयर का जो पैकेज होता है उसमें भारत सरकार यदि कोई बिल ले आई तो कटौती करना स्टार्ट करेगी, और जब कटौती करना स्टार्ट करेगी तो उस कटौती में हम भी इंक्लूड हो जाएंगे। मीडिया का काम जो सौंपा गया था भारत की स्वतंत्रता के समय में, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, भीमराव अंबेडकर जी हो, इन गांधी जी हो, इन सब ने मीडिया का काम सौंपा था कि आम जनता की आवाज बनके आम जनता के बुनियादी प्रश्नों को उठाया जाए। लेकिन मीडिया आम जनता के बुनियादी प्रश्नों को वर्तमान में ना उठा के किन प्रश्नों को उठाती है कि बताओ अल्लाह की पूजा करें या राम की पूजा करें, बताओ कृष्ण जी की पूजा करें या देवी की पूजा करें, इस्लाम को माने या इस्लाम को भारत में प्रोटेक्ट करें या हिंदुओं को प्रोटेक्ट करें। मैं पूछना चाहूंगा प्रत्येक भारतवासी से 70 सालों में हिंदू और मुसलमानों में ऐसा कोई अलगाव पैदा नहीं हुआ है जिसे लेके हमें भारी क्षति उठानी पड़ी हो। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि इन्हीं 8 सालों में, मीडिया से पूछ रहा हूं कि इन्हीं 8 से 9 सालों में या 10 सालों में ऐसा क्या हो गया कि हिंदू और मुसलमानों को लेके हर रोज 24 घंटे डिबेट में निकल जाते हैं। इस डिबेट में नहीं निकलेंगे तो अडानी से लेके और अंबानी की डिबेट में निकल जाएंगे। इन डिबेटों में नहीं निकलेंगे तो किसी फिल्म को लेके या किसी मूवी को लेके, रिलीज को लेके डिबेट में निकल जाएंगे। लेकिन जो आम जनता की बुनियादी वाले जो प्रश्न हैं इनसे इनका कोई भी सरोकार दूर दूर तक नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर। सर क्या आपको लगता है कि हमारी भारत की जनता आपके इन सभी विचारों को एक्सेप्ट कर पाएगी? दर्शिका जी ने कहा है कि मेरे विचारों से भारतीय जनता कभी सहमत हो पाएगी। तो मैं बताना चाहूंगा कि जब महात्मा गांधी जी 1915 में भारत में आए और 1916 में जब बनारस में उन्होंने दर्शिका जी भाषण दिया और 17 में सत्य और अहिंसा के माध्यम से चंपारण आंदोलन को फतेह किया,
तो सभी लोग महात्मा गांधी जी पर, क्योंकि सत्य और अहिंसा का प्रयोग भारत में करने वाले पहले महात्मा गांधी ही हैं हमारी भारतीय आजादी के लिए। महात्मा गांधी की बहुत लोगों ने हंसी उड़ाई, खिल्लियां उड़ाई, लेकिन 1920 के असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने यह सिद्ध कर दिया था कि यदि भारत को आजाद कराना है तो प्रत्येक भारतवासी को सबसे सशक्त हथियार को अपने ब्लड में रंग देना है, और वो सशक्त हथियार क्या था? सत्य और अहिंसा। तो दर्शिका जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस दिन मेरे भारतवासियों को यह आभास हो गया कि प्रत्येक की आवाज गरीब जनता की आवाज है, प्रत्येक की आवाज गरीब जनता के बुनियादी प्रश्नों की आवाज है, ये जिस दिन गरीब जनता यह अच्छी तरह से जान जाएगी, मैं उम्मीद करूंगा कि यही गरीब जनता जाके और राजनेताओं से अपने अधिकारों की मांग करेगी, अपने अधिकारों की मांग करेगी। सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मैं प्रत्येक भारतवासी से ये उम्मीद करूंगी कि प्रतीक सर की सभी बातें गरीब जनता के हितों में तथ्यपूर्वक हैं। और सभी भारतवासियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि प्रतीक सर की आवाज को अपनी आवाज बनाकर जिन चंद लोगों की मुट्ठी में हमारी गरीबी कैद है, उस मुट्ठी से छुटकारा पाएं। और मैं उम्मीद करूंगी कि प्रतीक सर से मेरी जल्द ही मुलाकात हो भारत की किसी दूसरी समस्या को लेकर।